हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कंवरपाल सिंह और आप देख रहे हैं कैप्स एजुकेशन। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले 20 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मौर्योत्तर काल। इससे पहले वाले वीडियो में हमने स्टोन एज से लेकर और मौर्य काल तक के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा की थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे तो उनका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये हमारा 7वां वीडियो है। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था। तो देखिए, जो शक संवत है ये भारत का राष्ट्रीय संवत भी है और इसकी शुरुआत हुई थी 78 ईस्वी में कनिष्क के राज्यारोहण के समय। और ये कनिष्क थे, ये कुषाण शासक थे और इन कुषाणों के अधीन शक शासक कार्यरत थे। जब कुषाण सत्ता का अंत हो गया तो शकों के द्वारा इस संवत का प्रयोग जारी रखा गया, तो इसी कारण इसे बाद में शक संवत के नाम से जाना गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन ए है, अर्थात कनिष्क के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मिलिंद पानो क्या है। तो देखिए, मिलिंद पानो एक बौद्ध पाठ है। देखिए, एक इंडो ग्रीक शासक थे मिनेंडर और दूसरे एक बौद्ध भिक्षु थे नागार्जुन। इन दोनों के बीच में जो संवाद है उस रचना को ही मिलिंद पानो के नाम से जाना जाता है। इसमें मिनेंडर के द्वारा क्वेश्चन किया जाता है और नागार्जुन उसका आंसर देते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन डी है, अर्थात बौद्ध पाठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे। तो देखिए, कनिष्क के समकालीन थे नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। इन तीनों को कनिष्क का संरक्षण प्राप्त था। इसमें जो नागार्जुन है इन्होंने तो शून्यवाद का प्रतिपादन किया था, शून्यवाद का नागार्जुन के द्वारा। अश्वघोष थे, ये राजकवि थे। और वसुमित्र ने जो कनिष्क के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी इसकी अध्यक्षता की थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन बी है, अर्थात नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चरक किसके राज चिकित्सक थे। तो देखिए, चरक थे, ये कनिष्क के राज चिकित्सक थे और इन्हें चिकित्सा का जनक कहा जाता है, चिकित्सा का जनक कहा जाता है। इन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर एक पुस्तक लिखी थी जिसे चरक संहिता के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन डी है, अर्थात कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 5 है, गांधार कला किस काल में विकसित हुई थी। तो देखिए, गांधार कला विकसित हुई थी कुषाण काल में और इसकी जो विषय वस्तु थी ये तो भारतीय थी। गांधार कला की विषय वस्तु भारतीय थी और इसकी जो कला शैली थी ये यूनानी थी। इसीलिए इसे हिंद यूनानी कला के नाम से भी जाना जाता है, हिंद यूनानी कला शैली। और इसका जो जन्म हुआ था ये गांधार नामक स्थान पे हुआ था, इसीलिए इसे गांधार कला के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन डी है, अर्थात कुषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था। तो देखिए, कुषाण काल में जो सबसे अधिक विकास हुआ था वो कला के क्षेत्र में हुआ था। इस समय कला की 2 शैलियों का जन्म हुआ, एक तो मथुरा शैली और दूसरी आती है गांधार शैली। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन बी, अर्थात कला के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 7 है, कनिष्क की राजधानी थी। देखिए, पाकिस्तान का एक जिला है पेशावर। इसे प्राचीन काल में पुरुषपुर के नाम से जाना जाता था और इसकी जो स्थापना थी ये कनिष्क के द्वारा की गई थी और इसे अपनी राजधानी भी बनाया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन ए है, अर्थात पुरुषपुर। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित साहित्यिक कृतियों का उनके लेखकों के साथ मिलान कीजिए। तो देखिए, ये तो दी हुई है साहित्यिक कृतियाँ, इस तरफ दिए हुए हैं लेखक। इन दोनों का मिलान करना है, जिसमें ए में दिया हुआ है कविराज मार्ग। कविराज मार्ग के जो लेखक थे ये थे अमोघवर्ष, ये नंबर 3 पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। आदि पुराण बी पे दिया हुआ है, इसके रचनाकार थे जिनसेन, ये 4 पे दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। गणित साराश्म ग्रह, इसकी रचना की थी महावीराचार्य ने, ये 1 नंबर पे दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। अमोघ व्रथी, इसके रचनाकार थे शाक्टायन, ये 2 नंबर पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2। तो देखिए 3 4 1 2 ये दिया हुआ है ऑप्शन डी में, 3 4 1 2। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 है, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में कहाँ पर कार्य किया था। तो देखिए, सातवाहन थे, ये पहले मौर्यों के अधीन अधिकारियों के रूप में कार्यरत थे, बाद में इन्होंने अपने अपने राज्य स्थापित किए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी है, अर्थात मौर्यों के अधीन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सातवाहन वंश का महानतम शासक किसे माना जाता है? तो देखिए सातवाहन वंश के जो संस्थापक ये तो थे सिमुक, और इस वंश का जो महानतम शासक था वह था गौतमी पुत्र सातकर्णी। इसकी जानकारी मिलती है हमें नासिक अभिलेख से। नासिक अभिलेख में इसके बारे में लिखा हुआ है, ती समुद्र तोय पितवाहन, ती समुद्र तोय पितवाहन। इसका अर्थ होता है कि इसके वाहनों ने 3 समुद्र का पानी पिया है। तो यहाँ पर जो वाहन से तात्पर्य है वह है अश्वश, और इसे पश्चिम का स्वामी भी कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी है, अर्थात गौतमी पुत्र सातकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन कलिंग का एक महान शासक था? तो देखिए कलिंग का जो सबसे महान और प्रतापी शासक हुआ है वह हुआ है खारवेल, और ये चेदी वंश का था। इसकी जानकारी मिलती है हमें खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से, हाथी गुम्फा अभिलेख में। इस अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि इसमें एक तो मगध नरेश थे बृहस्पति मित्र, और दूसरा सातवाहन शासक थे सातकर्णी। इन दोनों को इसने पराजित किया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन डी है, अर्थात खारवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? तो देखिए विद्या की जो सबसे पुरानी पीठ है वह तक्षशिला है। ये मौर्य काल से भी पहले की शिक्षा की पीठ है, जैसे शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। और नालंदा और उज्जैन है ये गुप्तकालीन है। और विक्रमशिला की जो स्थापना की थी यही की थी धर्मपाल ने। धर्मपाल एक पाल शासक था, तो यह पालयुगीन हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा तक्षशिला। तक्षशिला मौर्य से पहले का भारत का सबसे प्रमुख शिक्षा केंद्र रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा प्रारंभ की थी? तो देखिए ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को जो कर मुक्त भूमि देने का जो प्रचलन प्रारंभ किया था वह किया था सातवाहन ने। यह भूमि पूर्ण रूप से कर मुक्त होती थी, और इसी अनुदान की वजह से आगे चलकर सामंतवाद का विकास हुआ, सामंतवाद का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए है, अर्थात सातवाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो देखिए भारत में जो सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी ये उत्तर पश्चिम में जो इंडो ग्रीक शासक थे इनके द्वारा चलाई गई थी। इनका जो पूर्ण रूप से और नियमित प्रचलन किया था कुषाण शासकों के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए है, अर्थात कुषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? तो देखिए भारत में जो वर्ण व्यवस्था थी ये व्यावसायिक श्रम विभाजन के आधार पर बनाई गई थी। 4 वर्ण थे, जिसमें ब्राह्मण का कार्य होता था शिक्षा देना, क्षत्रिय का कार्य होता था बाकी 3 वर्णों की रक्षा करना, और जो वैश्य होते थे इनका कार्य होता था उत्पादन का, खेती या व्यापार होता था, और शूद्र का कार्य होता था बाकी 3 वर्णों की सेवा करना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन डी है, अर्थात व्यावसायिक श्रम विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रंगमंच में यवनिका या पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? तो देखिए संस्कृत के जो नाटक थे, संस्कृत के नाटकों में पर्दे के लिए यवनिका शब्द का प्रयोग किया जाता था, और ये यवनिका शब्द है ये यूनानी भाषा से लिया गया है। इसका तात्पर्य है कि भारतीय रंगमंच में जो यवनिका का जो शुभारंभ किया गया था यह किया गया था यूनानियों के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो देखिए द्वितीय अशोक कहा जाता है कनिष्क को। कनिष्क पहले शैव अनुयायी था, और इसने भी अशोक के समान ही बौद्ध धर्म ग्रहण किया, और बौद्ध धर्म का जो प्रसार है वह देश और विदेशों में किया, देश और विदेशों में किया। तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के कारण इसे द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी है, अर्थात कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न के जोड़े बनाइए। तो देखिए विक्रम संवत है, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 57 ईसा पूर्व में, तो ये 3 नंबर पे दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। शक संवत है, ये प्रारंभ हुआ था 78 ईस्वी में, ये 4 पे दिया हुआ है तो 4 लिखेंगे। कलचुरी संवत है, ये 248 ईस्वी में हुआ था, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। गुप्त संवत है, ये 319-20 ईस्वी में हुआ था, तो ये 2 नंबर पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। तो देखिए A3, B4, C1 और D2, A3, B4, C1 और D2 ये दिया हुआ है ऑप्शन बी में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
लेखकों और पुस्तकों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है, जो सही नहीं है वो उसको हमें पहचानना है। तो देखिए एक तरफ तो दिए हुए हैं लेखक, दूसरी तरफ दिया हुआ है पुस्तक। तो विशाखा दत्त है, इसकी पुस्तक का नाम मुद्रा राक्षस है, ये बिल्कुल सही है। कौटिल्य की पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है, ये भी सही है। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है, ये भी सही है। नागार्जुन की पुस्तक का नाम ध्रुव स्वामिनी है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो ध्रुव स्वामिनी है इसकी रचना की थी जयशंकर प्रसाद ने, जयशंकर प्रसाद ने। नागार्जुन के द्वारा तो शून्यवाद का प्रतिपादन किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन डी है, अर्थात नागार्जुन की रचना ध्रुव स्वामिनी नहीं थी, ध्रुव स्वामिनी रचना थी जयशंकर प्रसाद की। और हमारा अंतिम क्वेश्चन है, किस संग्रहालय में कुषाण की मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो देखिए कुषाण की मूर्तियों का अधिक मात्रा में संग्रह मिलता है आपको मथुरा संग्रहालय में। और इस मथुरा जो शैली है इसका विकास भी कनिष्क के काल में हुआ था, और इसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन ए है, अर्थात मथुरा संग्रहालय। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के जो PDF नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।